दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपको अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में बात करेंगे हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट रहेगा। प्रीवियस ईयर बेस्ड इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पेडागोजी को सभी को होता है 15 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 15 नंबर के अपहृत गद्यांश पदार्थ पे ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर की पेडागोजी आती है। जो आपके हिंदी पेडागोजी है, हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस रहेगा। टॉप 30 एमसीक्यूज ले गए हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और सभी को अंत में बताना है कि आप इस टॉप 30 प्रश्नों में से आप लोगों को कितने स्कोर से हुए, कितने क्वेश्चंस के आंसर राइट हुए हैं। सभी को कमेंट करके बताना। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि भाषाजन के संबंध में कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य दिया गया है। पहला कथन है यह एक सचेत प्रक्रिया है, यह सहज और स्वाभाविक होती है, यह केवल विद्यालय में ही संभव है, इसमें व्याकरण के नियमों पर बदल दिया जाता है। तो भाषाजन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, कि भाषाजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा। तो मेरे प्यार में सभी लोग जानते हैं यह भाषा ये कैसी होती है, सहज और स्वाभाविक होती है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, या कविताओं और कहानियों को याद कराना, या कठिन शब्दों को अर्थ को स्पष्ट करना। तो सभी कमेंट कीजिएगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। प्राथमिक यानी प्राइमरी लेवल के फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक के बच्चों की बात की जा रही है, और इसमें भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा। खुद सोचिए, जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे और आपके विद्यालय में एसडीएम साहब आ गए, ठीक है, डीओ साहब आ गए, कलेक्टर साहब आ गए, और आपसे पूछ लिया गया कि ये प्राइमरी जो कक्षा है, विद्यालय है, इसमें भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा। तो उद्देश्य यही होता है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र कमेंट करते रहना, फीडबैक करते रहना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और हमारी संस्था की टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करें 9630689598। ये टॉपर नोट्स आपके एनसीईआरटी बेस बनाई गई है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। ये टॉपर नोट्स आपकी तैयारी को 15 से 20% और मजबूत कर देंगे, और कंठस्थ कर देंगे, और दृढ़ बना देंगे। और ये टॉपर नोट्स आपके 15 से 20 जो हमारे चयन पात्रता परीक्षा में शिक्षक चयन हुए गए हैं, सेलेक्टेड शिक्षक है, उनके मार्गदर्शन पे बनाया गया कि कैसे किस टॉपिक को कवर किया गया है, जिससे बेहतर स्कोर प्राप्त किया जा सके। तो पठन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। तेज गति से पढ़ने से, शुद्ध उच्चारण करने से, पढ़ी गई सामग्री का अर्थ ग्रहण करने से, अक्षरों की पहचान करने से होता है। तो मेरे शिक्षक बंधु, आप सभी लोग जानते हैं कि पठन कौशल में जब से महत्वपूर्ण की बात की जाए, पठन कौशल में महत्वपूर्णता की बात की जाए, एक ही नाम आता है, जो पढ़ी गई सामग्री का अर्थ ग्रहण करना। अगर कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ ग्रहण हो रहा है, तो वह कौशल महत्वपूर्ण माना जाता है। तो पठन कौशल आपका बेहतर हो जाएगा। तो पढ़ी गई का सामग्री का अर्थ ग्रहण करना ही पठन कौशल का सबसे महत्वपूर्ण है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए क्या आवश्यक होता है। कि सभी बच्चे के लिए समान गृह कार्य देना, भाषा प्रयोग के विविध अवसर उपलब्ध कराना, केवल प्रतिभावी बच्चों पर ध्यान देना, या कठोर अनुशासन बनाए रखना। तो पेडागोजी में देखिए हमारा पहला हा वाला है, यानी सकारात्मक पॉजिटिव प्रश्न है। तो समान कार्य देना सभी बच्चों का, क्योंकि सभी बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती, समान कार्य नहीं दे सकते। केवल सब निगेटिव हो गया, कठोर सब निगेटिव हो गया, तो 3 ऑप्शन के हमारे सब निगेटिव हो गए। तो बचता है बी ऑप्शन कि भाषा प्रयोग के विविध अवसर उपलब्ध कराना। तो आप सभी लोग जानते हैं अवसर उपलब्ध कराना ये पॉजिटिव माना जाता है। तो शब्दों को समझिए, शब्दों को गेम को समझिए, और एग्जामिनर को सटीक जवाब देकर एग्जाम को फतह कीजिए। तो समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है, भाषा प्रयोग के विविध अवसर उपलब्ध कराना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों स्क्रीन पर है कि भाषा के पाठ पुस्तक में अभ्यास का क्या महत्व होता है। पाठ को जल्दी समाप्त करना, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को भाषा प्रयोग और विस्तार के अवसर देना, परीक्षा के अच्छे अंक लाना। मैंने कहा अवसर देना, अगर बच्चों को कहीं ना कहीं अवसर दिया जा रहा है तो बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। अर्थात भाषा की पाठ पुस्तक में भाषा का क्या महत्व है, बच्चे या बच्चों को भाषा प्रयोग का विस्तार के अवसर देना। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या होता है।
निदानात्मक परीक्षण, पाठ्य पुस्तक परीक्षण, स्व परीक्षण या वार्षिक परीक्षण। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर, व्याख्याता लोग हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी को माता पिता को प्रणाम और नमन करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की बात करें, इसके आधार की बात करें तो सभी लोग जानते हैं उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या होता है। रेमेडियल जो टीचिंग होती है वह निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां क्या संकेत करती है। कोई भी चीज़ जब सीखी जाती है तो गलतियां होती हैं, गलती से इंसान सीखता है। लेकिन भाषा में अगर कोई त्रुटि हो रही है तो बच्चा जो है भाषा सीखने में अच्छा त्रुटि से कोई बता नहीं कि बच्चा अच्छा में तभी त्रुटियां करेगा। शिक्षक को पढ़ाना नहीं आता ये भी नहीं होगा। सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक पड़ाव, बिल्कुल सही बात है। गलतियां जो होती हैं सीखने की प्रक्रिया की एक स्वाभाविक पड़ाव होती हैं। और इससे एक प्रश्न आता है, त्रुटियों को लेकर एक प्रश्न आपकी हिंदी पेडागोजी में पूछा जाता है और प्रत्येक टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न इस टॉपिक से अवश्य पूछा जाता है, इसलिए सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना और फीडबैक करना है। साथ ही चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने के लिए जमजात क्षमता होती है जिसे कहा जाता है। कई बार पूछा जाता था कि इसके अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की जमजात क्षमता होती है तो चॉम्स्की के अनुसार, लेकिन अब क्या पूछा जाएगा, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के भाषा सीखने की एक जमजात क्षमता तो होती है जिसे क्या कहते हैं, भाषाजन युक्त कहते हैं, भाषा अनुकरण युक्त कहते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं या संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। सभी लोग बताइए। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की एक जमजात क्षमता होती है जिसे कहा जाता है LAD, भाषा अर्जन युक्त। क्या कहते हैं, भाषा अर्जन यंत्र या भाषा अधिग्रहण उपकरण, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का कौन सा उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। कविता के प्रति रुचि पैदा करना, कविता का सस्वर पाठन करना, विभिन्न व्याकरण नियमों का ज्ञान देना या कल्पना शक्ति का विकास करना। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी प्राथमिक स्तर में कविता शिक्षण के उद्देश्य के सबसे कम महत्वपूर्ण की बात करें तो आपसे कविता के प्रति रुचि पैदा करना तो महत्वपूर्ण है, कविता का सस्वर पाठ करना भी महत्वपूर्ण है, कल्पना शक्ति का विकास करना महत्वपूर्ण है, लेकिन विभिन्न व्याकरण नियमों को ज्ञान देना, व्याकरण नियमों को ज्ञान देना, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर ज्ञान देना बच्चे इतना समझ नहीं पाते हैं, इसलिए ज्ञान देना यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, सबसे पहला तो रुचि उत्पन्न करना, इसके बाद सस्वर पाठ करना, उच्चारण और विकल्पना शक्ति का विकास होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक क्या होता है। सुलेख और स्तुतिलेख, अपने अनुभवों को अपनी भाषा में लिखना, सुंदर लिखावट पर बल देना या व्याकरण का शुद्ध प्रयोग करना। तो आप सभी लोग जानते हैं लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक क्या सहायक होता है, सबसे अधिक सहायक होता है अपने अनुभवों को अपनी भाषा में लिखना। जी हाँ दोस्तों, लेखन कौशल का बेस्ट है, ला से लेखन, आ से अपना, का से कौशल, आ से अनुभव, बा से विकास और बा से भा से भाषा। तो अपने अनुभवों को अपनी भाषा में लिखना इज द राइट आंसर हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE में व्यापक शब्द का अर्थ क्या होता है। ये एक ऐसा प्रश्न है, एक ऐसा महारत है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो हर टीटी एग्जाम में पूछा जाता है CCE से रिलेटेड। सतत और व्यापक मूल्यांकन से एक प्रश्न रखा हुआ है इस टॉपिक से, याद रखिएगा, माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। इस टॉपिक से जितने ज़्यादा आप पढ़ सके इस टॉपिक को गहराई से पढ़िए, क्योंकि एक नंबर कन्फर्म करना है, एक एक नंबर कन्फर्म करते चलना है, अपने सपने को साकार करना है, टीटी एग्जाम को फतेह करना है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अर्थ होता है सह शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन अर्थात सर्वांगीण विकास। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी खाली स्थान व अभिन्न अंग भी। सभ्यता और संस्कृति, चुनौती समस्या, कठिनाई और बाधा या व्याकरण और साहित्य। तो मेरे प्यारे मित्र आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है, ये आपके CTET में भी आया प्रश्न है, आपके MP टेट में भी आया प्रश्न है और आपके रीट एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। सभ्यता यह हमारे रहन सहन और ऐतिहासिक विकास को दर्शाता है, ठीक है, और संस्कृति हमारे खान पान, रीति रिवाजों और आपसी संवाद के तरीके जो प्रतिनिधित्व होते हैं उनको दर्शाती है।
बच्चों के भाषा विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? तो बच्चों के भाषा विकास में समाज की महत्वपूर्ण इसलिए भूमिका तो होती है क्योंकि बच्चा सबसे पहले परिवार और समाज में रहकर सीखता है भाषा को। तो ये विचार, ये स्टेटमेंट किसका है? पियाजे, वाइगोस्की, स्किनर या पावलोव? तो बच्चे के भाषा विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये विचार कहीं ना कहीं वाइगोस्की का हो जाता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। तो प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गिरणी, सभी कमेंट करते रहिएगा, फीडबैक करते रहिएगा। अगला प्रश्न आइए स्क्रीन पर है। प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे अच्छी गतिविधि कौन सी होती है? कहानी को शब्द से दोहराना, चित्र देखकर कहानी कहना, कठिन शब्दों का उच्चारण करना, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर याद करना। देखिए, प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे अच्छी जो गतिविधि मानी जाती है वह कहीं ना कहीं चित्र देखकर कहानी कहना माना जाता है। इसे हम मौखिक अभिव्यक्ति भी मानी जाती है। कहानी को अपनी भाषा में कहना, चित्र दिखाकर अपनी कहानी कहलवा लेना, पिक्चर बेस्ड स्टोरी टेलिंग सबसे अच्छी और प्रभावी गतिविधि मानी जाती है। ये जो गतिविधियाँ होती हैं बालक बालिकाओं के बच्चों की कल्पना शक्ति का, आत्मविश्वास का, सोचने की क्षमता को बढ़ाती हैं। इसे चित्र देखकर कहानी इज द बेस्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। भाषा सीखने सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दूसरों की बात समझना सीखना, अपनी बात कहना सीखना, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना या व्याकरणिक शुद्धता प्राप्त करना। तो आप सभी लोग जानते हैं भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य अगर पूछा जाए तो आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना इज द बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि बालक बालिका शिक्षार्थियों में प्रभावी संचार कौशल विकसित करना ताकि विभिन्न स्थितियों में भाषा का स्वतंत्र और सटीक प्रयोग कर सकें। इसका उद्देश्य केवल व्याकरण सीखना नहीं होता है बल्कि विचारों को समझना, व्यक्त करना, दूसरों से जुड़ना, भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना में निपुणता पाना। भाषा सीखने सिखाने के और कई उद्देश्य होते हैं। भाषिक क्षमता का विकास, संप्रेषण, मौलिकता और सृजनात्मकता, इसके साथ सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव भी होता है, इसके साथ ज्ञानार्जन और समझ भी होता है। तो किसी भी प्रकार से पूछा जाए मेरे प्यारे मित्रों आपसे बनना चाहिए, क्योंकि आपके अपने सपने को साकार करना, माता पिता के सपने को साकार करना है। पोर्टफोलियो बच्चों की मदद करता है। आखिर जो पोर्टफोलियो होता है बच्चों की किस प्रकार से मदद करता है? तो क्रमशः प्रगति का आकलन करने में। पोर्टफोलियो बच्चों के सीखने, उनकी क्रमिक प्रगति, भाषाई क्षमता विकास, व्यवस्थित लेखा जोखा रखने में मदद करता है। न केवल शिक्षा को बच्चों की भाषा संबंधी जरूरतों को समझकर उपचारात्मक शिक्षण में सहायता करता है बल्कि बच्चों के लिखित कार्यों और रचनात्मक सुरक्षित रखने के एक बेहतरीन माध्यम भी माना जाता है। सभी लोग समझ गए नो डाउट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक एक क्वेश्चन का कमेंट करते जाइए, फीडबैक करते जाइए, क्योंकि सिलेक्शन पाना है तो हर एक प्रश्न का जवाब आना जरूरी है। सोच अगला, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हिंदी साहित्य को पढ़ना, दैनिक जीवन में समझने और बोलने की क्षमता का विकास करना, हिंदी व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना या मानक हिंदी लिखना। तो आप सभी लोग जानते हैं जब भी द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का उद्देश्य पूछा जाए तो दैनिक जीवन में हिंदी समझने बोलने की क्षमता का विकास इज द राइट आंसर कर लेना है। बिल्कुल जी हाँ। अगला प्रश्न है, मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? साइलेंट रीडिंग। ये बहुत बेहतर माना जाता है और इस साइलेंट रीडिंग मौन वाचन से एग्जाम में प्रश्न आता है। मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शब्दों का सही उच्चारण, तेजी से पाठ समाप्त करना, गहन अर्थ ग्रहण करना, एक कक्षा में शांति बनाए रखना। देखिए, मौन वाचन जो होता है इसका उद्देश्य होता है लिखित सामग्री को बिना आवाज किए कम समय में अधिक अर्थ ग्रहण करना, अर्थात गहन अर्थ ग्रहण करना इज द राइट आंसर। यह पढ़ने की गति, एकाग्रता, सोचने समझने की क्षमता को विकसित करने के साथ साथ गहन अध्ययन में सहायता करता है, जो गहन समझ और विश्लेषणात्मक कौशल के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल विकास में कौन सी विधि सबसे उपयोगी होती है? तो प्राथमिक स्तर में सुनना बोलना अगर पूछा जाए तो आपको भूमिका निर्वाह, रोल प्ले जो बातचीत होती है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे उपयोगी और प्रभावी विधियां जिनमें बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, और सबसे प्रमुख विधियां भूमिका निर्वाह, इसके बाद बातचीत करना, कहानी सुनना या सुनाना, कविता पाठ करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं।
सुनने बोलने कौशल में। अगला प्रश्न देखिएगा और सभी को फीडबैक करना है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न आ चुका है। आगमन विधि में हम कैसे पढ़ते हैं? आगमन विधि में हम कैसे बढ़ते हैं? नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, कठिन से सरल या अमूर्त से अमूर्त की ओर। देखिए, जब भी आगमन विधि की बात की जाती है, इंडक्टिव मेथड की बात की जाती है, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें विद्यार्थी बालक बालिकाएं विशिष्ट उदाहरण के माध्यम से सामान्य नियमों या सिद्धांतों तक पहुंचते हैं, अर्थात उदाहरण से नियम की ओर। इस विधि में रटने के बजाय समझने पर जोर दिया जाता है। अक्सर पूछा जाए आगमन विधि क्या है, ये कौन सी विधि है जो रटने के बजाय समझने पर जोर दिया जाता है, वह आगमन विधि है। वह कौन सी विधि है जो समझने के बजाय रटने पर जोर दिया जाता है, वह नियम, रूल्स अर्थात निगमन विधि। क्योंकि बिना रूल्स और नियम रटे बिना आप नहीं लगा सकते, तो नियम और रूल्स को रटना पड़ता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, नो डाउट। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही जोरदार पूछा जा रहा है। जोरदार तरीके से आपको कमेंट करना है कि हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? कंप्यूटर, पाठ्यपुस्तक, टेलीविज़न या चार्ट पेपर? हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन होता है वह पाठ्यपुस्तक होता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर एग्जाम में प्रश्न आ गया कि लिखना क्या होता है, एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी सीखना है, एक तरह की बातचीत है या केवल अक्षरों को जोड़ना। तो केवल तो निगेटिव हो जाएगा, जटिल भी निगेटिव हो गया। अनिवार्य कुशलता को जल्दी करना, तो कोई भी कुशलता अनिवार्यता नहीं होती है, कुशलता सीखी जाती है। जल्दबाजी निगेटिव, जल्दबाजी हमेशा नुकसानदायक होता है, कहीं भी हो, कहीं का भी हो। तो लिखना एक तरह की बातचीत ही होती है। जो पोएट, जो कवि होते हैं, जो अपने शब्दों से लिख करके ही जताते हैं, तो एक लिखना भी एक तरह का बातचीत माना जाता है। जब पहले टेक्निकल नहीं होता था, मोबाइल नहीं होते थे, तब लेटर के माध्यम से एक चिट्ठी भेजी जाती थी, तो एक बोलना ही होता है। अपने शब्दों को हम कैसे बयां कर सकते दूसरे के माध्यम से, तो चिट्ठी लिख के माध्यम से, पत्र के माध्यम से बयां कर सकते थे। अगर त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान क्या है? त्रिभाषा सूत्र से एक प्रश्न आता है, 3 लैंग्वेज फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, एक दिमाग में बैठा लीजिएगा, माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान क्या है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, शास्त्रीय भाषा या विदेशी भाषा के रूप में? तो त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का जो स्थान है एक राजभाषा के रूप में माना जाता है। हिंदी भाषाई क्षेत्रों में दूसरी भाषा, गैर हिंदी भाषा क्षेत्रों में अंग्रेजी के साथ अलग से अनिवार्य वैकल्पिक भाषा दूसरी या तीसरी के रूप में पढ़ाई जाती है, ताकि राष्ट्रीय एकता और भाषाई विकास को बढ़ावा मिल सके। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी भाषाई राज्य हिंदी, यह हिंदी पहली भाषा मातृभाषा के रूप में है। और NEP जो 2020 नई शिक्षा नीति, इसमें त्रिभाषा सूत्र को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन किसी भी भाषा को अनिवार्य रूप से थोपने के बजाय भाषाई विविधता का महत्व दिया गया, थोपा नहीं किया गया कि नहीं आपको ये करना ही पड़ेगा, ये भाषा पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। पियाजे जी के अनुसार भाषा का विकास किसके माध्यम से होता है? तो पियाजे जी के अनुसार भाषा विकास का माध्यम सामाजिक अंतःक्रिया, आत्मसातकरण, समायोजन, अनुकरण और सजा या भाषा अर्जन युक्त। तो सभी लोग जानते हैं पियाजे के अनुसार भाषा का विकास किसके माध्यम से होता है? आत्मसातकरण और समायोजन होता है। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य क्या नहीं होगा? नेगेटिव और नकारात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो सृजनात्मकता का विकास करना, तो ये होगा प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करना, ये गलत है। अभिव्यक्ति के अवसर देना सही है, भाषा विस्तार के अवसर देना यह सही। देखिए, सृजनात्मकता विकास करना, अवसर देना, तीनों जब सही हो गए तो हमें पता है कि ये ऑप्शन ही उद्देश्य नहीं होगा। यानी पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि का उद्देश्य ये नहीं है कि प्रश्नों के उत्तर सरलता से करवा दें। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञापनों, होर्डिंग और लेबल को पढ़ने की गतिविधि किसमें सहायक होती है? तो ये कहीं ना कहीं भाषा के वास्तविक दुनिया को जोड़ने में सहायक होती है। जो विज्ञापन होते हैं, होर्डिंग लगे होते हैं और लेबल जो होते हैं, कहीं ना कहीं भाषा को वास्तविक दुनिया से जोड़ने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का वह माध्यम होना चाहिए जो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, मातृभाषा या संस्कृत हो। तो प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण का वह माध्यम कैसा होना चाहिए? तो भाषा शिक्षण का माध्यम कहीं ना कहीं मातृभाषा में होना चाहिए। और अगला प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में 1 नंबर का पूछा ही जाएगा,
भाषाई कौशल का सही प्राकृतिक क्रम क्या होता है? सही प्राकृतिक क्रम होता है पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना होता है। आरोही अवरोही क्रम में भी पूछा जा सकता है। तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम, ये क्रम होगा, अवरोही मतलब घटते क्रम। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है एक। तो इन चीज़ों को भी हमें रिमाइंड करना है, माइंड की मेमोरी में बात अपने इन टॉपिक को सेव करना है, चीज़ों को रखना है। नियमों के बजाय प्रयोग पर ध्यान केंद्रित करवाने वाली व्याकरण विधि कहलाती है निगमन, पाठ्य पुस्तक, आगमन या भाषा विधि। नियमों के बजाय ध्यान केंद्रित करने वाली आगमन संदर्भ विधि कहलाती है। और इस प्रैक्टिस सेट का अगला प्रश्न है कि भाषा अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? पाठ्य पुस्तक का रटना, समृद्ध भाषिक परिवेश, कठोर अनुशासन या केवल व्याकरण का ज्ञान। तो देखिए, रटना निगेटिव हो गया, कठोर सब निगेटिव हो गया, केवल सब निगेटिव हो गया, बचता क्या है? समृद्ध भाषा परिवेश। तो समृद्ध सब पॉजिटिव है, भाषा परिवेश भी है, तो समृद्ध क्या क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है, शब्द है। तो इन शब्दों को समझिए, पॉजिटिव निगेटिव को समझिए और बेहतर स्कोर प्राप्त कीजिए। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ चलेंगे। सभी लोग तैयारी में लगे रहिए, प्रिपरेशन को मजबूत करिए और टॉपर नोट्स अवश्य मंगा लीजिए। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज व्हाट्सएप करिए 9630689598। ये टॉपर नोट्स आपकी तैयारी को 15 से 20% और मजबूत कर देंगी। और ये टॉपर नोट्स 15 से 20 जो हमारे सिलेक्शन पा चुके हैं टीचर, उनकी समिति द्वारा, उनके मार्गदर्शन द्वारा ये टॉपर नोट्स बनाई गई है कि इस टॉपिक को कवर किया जाए जिससे ज़्यादा बेहतर स्कोर प्राप्त किया जा सकता है। तो धन्यवाद सभी का, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट पे, अगली क्लास पे। जय हिंद, वंदे मातरम।